हाँ जी, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री का पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 5 में कहाँ तक बात हो गई थी हमारी? मौर्य साम्राज्य चल रहा था, जिसके फाउंडर थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके बाद में आए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में कौन आए थे? अशोक। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाएं होती थीं उन्हें क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। और मौर्य साम्राज्य में जो बिक्री कर जो लिया जाता था वो कौन सा लिया जाता था? तो ये 10वां भाग लिया जाता था। मौर्य कर, ये जो मौर्य साम्राज्य में जो बिक्री कर लिया जाता था कौन सा लिया जाता था? 10वां भाग लिया जाता था। और जो बिक्री कर को नहीं देता था उसे क्या दिया जाता था? सीधा मृत्युदंड दिया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं अशोक। अशोक के बाद में जो लास्ट रूलर जो आता है हमारा मौर्य साम्राज्य का, वो कौन आता है? बृहद्रथ आता है। और बृहद्रथ की अगर हम सेनापति की बात करें तो बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग इनका सेनापति था। तो पुष्यमित्र शुंग में और बृहद्रथ के बीच में युद्ध होता है। इसमें कौन जीत जाता है? पुष्यमित्र शुंग जीत जाता है और एक नए राजवंश की स्थापना करता है। उसका क्या नाम है? या तो शुंग वंश या फिर शुंग वंश को क्या बोला जाता है? ब्राह्मण वंश बोला जाता है। अच्छा, तो हमारा 185 से लेके और ये 73 ईसा पूर्व तक किसका रहता है? हमारा शुंग वंश का शासन रहता है। पुष्यमित्र शुंग आते हैं 185 ईसा पूर्व में। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इनके टाइम पे कौन थे राजपुरोहित? कौन थे इनके? किसने पतंजलि से अश्वमेध यज्ञ कराए थे? किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और बरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये भी पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। और हमारा शुंग वंश अर्थात ब्राह्मण वंश का जो लास्ट रूलर जो रहता है वो रहता है देवभूति। देवभूति और वासुदेव के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। वासुदेव के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। कब? 73 ईसा पूर्व में देवभूति और वासुदेव के बीच में युद्ध होता है, जिसे कौन जीत जाता है? हमारा वासुदेव जीत जाता है और एक नए वंश की स्थापना करते हैं। खंड वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वासुदेव के द्वारा की जाती है। तो इसको खंड वंश को याद कैसे रखेंगे? वासुदेव शर्मा यानी कि इसके हमारे जो फाउंडर थे वो कौन थे? वासुदेव। और इसके लास्ट रूलर जो थे वो कौन थे? हमारे सुशर्मा। तो ऐसे करके हमें खंड वंश की बस पता पड़ जाएगा कौन इसका फाउंडर है और कौन इसका लास्ट रूलर है। तो ये हमारा जो खंड वंश है ये कब से कब तक चला है? 73 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व में, मात्र 13 साल चला है। इसके बाद सुशर्मा और सुमुख दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सुमुख विजयी हो जाता है और सुशर्मा हार जाता है। तथा सुमुख के द्वारा एक नए राजवंश सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। और सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? उन्होंने राजधानी बनाई थी अपनी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्या? प्रतिष्ठान। अब बात कर लेते हैं सातवाहनों के समय में जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत। और उनकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। अर्थात प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि दोनों का प्रयोग किसने किया था? सातवाहन वंश ने किया था। और इनके जो है प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे सातवाहन वंश में, तो इनके प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल एवं गुणालय। कौन कौन थे? हाल एवं गुणालय, ये क्या थे? प्रसिद्ध इनके साहित्यकार थे। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गए हमारे रूलर। अब बात कर लेते हैं विदेशियों की। तो हमारे विदेशी कौन कौन आए हैं यहाँ पे? सबसे पहले कौन आए थे? हमारे हिंद यूनानी आए थे। और हिंद यूनानियों के बाद में कौन आए थे? शक आए थे। और शक के बाद में कौन आए? हमारे पल्लव या पार्थियाई। और उनके बाद में लास्ट में कौन आए थे? हमारे कुषाण। तो इस तरीके से हम क्रम से इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो आक्रमण हुआ था विदेशी, उसमें कौन थे? हमारे हिंद यूनानी थे। और हिंद यूनानियों में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था 190 ईसा पूर्व में। लगभग ये पुष्यमित्र शुंग के ही समय में थे हिंद यूनानी। तो हम बात करते हैं आपकी डेमेट्रियस की। तो डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? साकल को राजधानी बनाया था। और डेमेट्रियस के समय में ही हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसको गांधार आर्ट भी बोला जाता है, इसका क्या था? हमारा प्रचलन था। और सबसे पहले पर्दे का प्रचलन भी इनके समय में हुआ था, हिंद यूनानियों के समय में ही हुआ था। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सोने के सिक्के भी चलाने का श्रेय किसे जाता है? हमारे हिंद यूनानियों को ही जाता है। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध या फिर सबसे विख्यात शासक जो आता है वो आता है हमारा मेनांडर। मेनांडर और पुष्यमित्र शुंग के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मेनांडर जीत जाता है। और मेनांडर ने अपनी शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था, मेनांडर के समय पर शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? साकल या फिर सियालकोट। और साकल को डेमेट्रियस ने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था।
अब इन्हीं के समय में मेनांडर और नागसेन के बीच में एक संवाद का वर्णन आता है। किसके बीच में? मेनांडर के बीच में और नागसेन के बीच में। तो इनमें तो नागसेन के द्वारा मेनांडर को क्या कराया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। इन्हीं के समय में मेनांडर ने क्या क्या अपनाया था? हमारा बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने? मेनांडर ने। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हिंद यूनानियों के बाद में शकों की बात कर लेते हैं। तो शक हमारे कहाँ से आए थे? ये आए थे हमारे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और शकों की कितनी शाखाएं थी? टोटल 5 शाखाएं थीं। और प्रथम शक राजा कौन हुआ था? हमारा मोए। कौन हुआ था? मोआ। प्रथम शक राजा कौन हुआ था? मोआ। और ये चारागाई की खोज में भारत आए थे। किसकी खोज में आए थे? चारागाई की खोज में आए थे शक। लेकिन इसमें सबसे प्रतापी शासक की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा रुद्रदामन फर्स्ट। सबसे प्रतापी शासक कौन है? रुद्रदामन फर्स्ट। अच्छा, शकों के समय में ही शक और विक्रमादित्य जो कि उज्जैन का राजा थे उस टाइम पे, विक्रमादित्य, इनके बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये 58 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसमें शक हार जाते हैं, वह इनको बाहर कर दिया जाता है हमारे देश से। और कौन जीत जाता है इसमें? विक्रमादित्य जीत जाता है। तो इसी खुशी के अवसर पर विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलाया है? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की है। किसने? विक्रमादित्य ने। इसी समय से ये विक्रमादित्य की उपाधि प्रारंभ हो जाती है। और हमारी ये टोटल यानी कि लास्ट तक कितने रूलर होते हैं विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले? 14 लोगों को ये उपाधि दी जाती है। किसकी? विक्रमादित्य की। चलिए ये तो रही हमारी शकों की बात। अब इसके बाद में शकों के बाद में कौन आए थे? हमारे पल्लव या फिर पार्थियाई आए थे। पल्लव या पार्थियाई में हमारे पास हमें एक ही राजा याद रखना है, वो कौन है? अपना गोंडोफर्नेस। ये कहाँ से आए थे हमारे पल्लव या पार्थियाई? ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। अब पल्लव या पार्थियाई के बाद में कौन आते हैं? हमारे कुषाण आते हैं। कौन आते हैं? कुषाण आते हैं। तो कुषाणों की अगर हम बात करें तो ये 2 कबीलों में बटा हुआ था, एक तोखरी और दूसरा कौन था? यूची कबीला था। अब ये जो कुषाण थे, यूची कबीले के भी 5 कुल थे और उनमें से एक कुल कौन सा था? अपना कुषाण था। कुषाण वंश की अगर इस संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? हमारे कुजुल कडफसेस थे। कौन थे इसके संस्थापक? कुजुल कडफसेस। लेकिन सबसे प्रतापी शासक की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? कनिष्क थे, जिन्होंने किसको चलाया था? शक संवत को चलाया था। किसको चलाया था? शक संवत को चलाया था। और उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? पुरुषपुर या पेशावर को। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। तो ऐसे करके हमारे जो कनिष्क है वो सबसे प्रतापी राजा थे। और कनिष्क के दरबार में ही चरक रहते थे, जिन्होंने किसकी रचना की थी? चरक संहिता की रचना की थी। चलिए ओके।